हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से दी इटर्नल फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि एंडिंग क्रेडिट सीन के बारे में, क्योंकि इसके पहले के मिड क्रेडिट सीन की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं वीडियो बनाकर। और अब जबकि डिटेल ज्यादा है इसलिए दो अलग अलग वीडियोस तो बनती ही है, ताकि आप दोनों ही सीन्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहो एमसीयू के आने वाले फ्यूचर्स को लेकर, क्योंकि दोनों ही सीन्स के मतलब एमसीयू के यूनिवर्स में काफी ज्यादा डिफरेंट हो रहे हैं मेरी नजर से। जिनमें से एक पोस्ट क्रेडिट सीन इटर्नल्स के यूनिवर्स को कंटिन्यू रखेगा, तो दूसरा डैन के कैरेक्टर की ओरिजिन को, जिसमें एक मिस्टीरियस वॉइस आपका दिमाग तो खराब कर ही रही होगी। तो चलिए उन सभी के सभी सवालों के जवाब को जानते हैं, वो भी एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, क्योंकि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको मार्वल के ब्लैक नाइट की हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ, यानी कि ओरिजिन, ताकि आप इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझ सको। हालांकि इस कैरेक्टर की हिस्ट्री मार्वल की कॉमिक बुक में कई सौ साल पुरानी है, लेकिन फिल्म में हमें टाइमलाइन प्रेजेंट की दिखाई गई है। और कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ था ब्लैक नाइट की कुछ जनरेशन के खत्म होने के बाद, जिन पर हो सकता है कि अगर फिल्म फोकस करे यानी कि उस कैरेक्टर के आ रहे प्रोजेक्ट पर, तो उसमें पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन का खेल बहुत ही अच्छी तरीके से खेला जा सकता है। जिस टाइमलाइन में डैन अपने पूर्वजों के बारे में पता लगाए और उनकी गलतियों के भी, जिसे रिपीट कर वो उनकी राह पर बिल्कुल भी ना चले, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटमैन एंड द वास्प फिल्म के उस क्वांटम रिम सिटी की बात करें, तो उसे लेकर भी थियरी ब्लैक नाइट से ही जोड़ी जा रही है कि वो सिटी ब्लैक नाइट की एक ऐसी टाइमलाइन की है जो टाइमलाइन अब भी कई सौ साल पुरानी है। लेकिन अब मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से वो चीजें पूरी तरीके से बदल जाती है, और इटर्नल्स फिल्म हमें उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दे भी देती है, क्योंकि ब्लैक नाइट का कैरेक्टर एके डैन अब एमसीयू के यूनिवर्स में प्रेजेंट की टाइमलाइन का है, ना कि पास्ट की। कैसे? तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आते हैं इटर्नल्स फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन पर, क्योंकि पोस्ट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ हाँ अपनी दूसरी वीडियो में, जिसके कनेक्शन कैसे इटर्नल्स के यूनिवर्स से रहेंगे उसकी डिटेल आपको उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। लेकिन अब बात कर ले इस फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन की, तो उस सीन में हम ब्लैक नाइट एके डैन वाइटमैन को देखते हैं, जिनकी पूरी ओरिजिन और सही तरीके का अपीयरेंस फिलहाल तो इटर्नल्स फिल्म में दिखाया नहीं गया है। लेकिन हाँ, उनकी प्रेजेंट से फिल्म में ये बात तो तय हो जाती है कि एमसीयू डैन के कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, जिसका पता हमें आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाएगा कि एक्चुअल में इस कैरेक्टर को लेकर एमसीयू की तरफ से किस तरीके की प्रिपरेशन की गई है। क्योंकि शुरुआत ही, या फिर कह लो ओरिजिन की स्टोरी का टीज इस पोस्ट क्रेडिट सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, वो भी कई सारी कंफ्यूजन के साथ, जिसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो एक मिस्टीरियस वॉइस को लेकर है, जो वहां पर आकर डैन को यही कहती है कि क्या वो इसके लिए रेडी भी है या नहीं। बल सुनने में फिलहाल तो ये आवाज ज्यादातर तो वॉचर की ही लगती है, जिस पर अगर फैंस की कुछ और थियरीज की बात कर ले यानी कि इस वॉइस की, तो फैंस के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में वॉचर्स के अलावा जादूगर मर्लिन या फिर उसके एंसेस्टर सर पर्सी की हो सकती है, जिनके गोस्ट ने भी कॉमिक बुक में डैन का साथ नहीं छोड़ा था। यानी कि उनका अपीयरेंस बीच बीच में गोस्ट फॉर्म में आकर डैन को राह दिखाने का था कि वो अपनी राह को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाता रहे, जिनका फॉर्मूला इसके पहले वाले ब्लैक नाइट पर बिल्कुल भी नहीं चला था, यानी कि डैन के अंकल नेथन ग्रेट पर। इसलिए हम फिल्म में डैन की रिलेशनशिप उसके अंकल के साथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखते। इसलिए फिल्म के एंड होने से पहले सर्सी उसे सलाह देती है कि वो अपने रिश्तों को अपने अंकल से सुधार ले। लेकिन फिलहाल तो उसके रिश्ते, जिसकी हिस्ट्री वो सर्सी को बस टीज कर ही देता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ, सच में कॉमिक बुक में भी डैन के कैरेक्टर की फैमिली की स्टोरी कुछ इसी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड है, जिनके अगेन रेफरेंस हमें इटर्नल्स फिल्म में बार बार दिए गए हैं, खास करके फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में। लेकिन इसके अलावा स्पिरिट और थीना के बीच डिस्कशन एक्सकैलिबर को भी लेकर होते हैं, जिनकी हिस्ट्री पहले ब्लैक नाइट से जुड़ी हुई है, यानी कि सर पर्सी से, जिनकी ओरिजिन में या फिर कहूँ ब्लैक नाइट की ओरिजिन में जो सबसे बड़ा राज है वो यही है कि जादूगर मर्लिन को एबिनी ब्लेड बनाने के लिए वो मेटल एक्चुअल में कहाँ से मिला था। वेल, तो उसकी हिस्ट्री कॉमिक बुक में भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई है, बस यही बताया गया है कि वो टुकड़ा स्पेस से गिरा हुआ होता है, यानी कि एक मीटियोर का टुकड़ा जिसमें करप्शन भरा पड़ा है। लेकिन मर्लिन ने अपनी शक्तियों को यूज कर उस शॉट को ऐसा बना दिया है कि वह एक्सकैलिबर के अपोजिट है। लेकिन मर्लिन ने पर्सी को झूठ बोलकर यही कहा था कि ये एबिनी ब्लेड भी उसी को सूट करती है जो इसका हकदार है, खास करके काइंड हार्टेड वाला, जैसे उनके टाइम पीरियड में किंग आर्थर थे। लेकिन इसी टुकड़े से जादूगर मर्लिन ने डैगर्स भी बनाए थे और कुछ और हथियार भी, जिसके बाद जैसे ही मर्लिन को किंग आर्थर की जान के खतरे के बारे में पता चला, तो उसने उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेट वो डैगर बच गया था, जिस डैगर से मॉडर्न ने आगे चलकर सर पर्सी और मर्लिन को मार दिया था। अब बाद में जब ये शॉट डैन के अंकल नेथन को मिली, तो वो भी अच्छी राह पर चलने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन एबिनी ब्लेड ने उसे करप्ट कर गलत राह दिखा दी, जिसके चलते एमसीयू की कॉमिक बुक में एक विलेन का कैरेक्टर बन गया। और उसी की इन गलतियों के चलते डैन के खानदान पर इसका एक गहरा दाग लग गया, जिसे कॉमिक बुक में नेड ने डैन को हटाने की जिम्मेदारी दी है। तो शायद ऐसी ही कोई स्टोरी हमें ब्लैक नाइट के आने वाले फ्यूचर में भी देखने के लिए मिले, किसमें उस पर बस मैं थोड़ी देर में ही आऊंगा, क्योंकि जब तक ब्लैक नाइट का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा, तब तक उन सीन पर जाने का कोई मतलब बनता है
ही नहीं, क्योंकि जिस मीटियोर की मैं बात कर रहा हूँ उसे लेकर जो मिस्ट्री है, मुझे लगता है उसे एमसीयू के यूनिवर्स में कितनी अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा उसका पता तो हमें स्वॉर्ड पर लगे हुए उन काले धब्बों से बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है, जो मेरी नजर में यानी कि मेरी थियरी के हिसाब से वेनम का सिम्बाइट्स है, बाकी और दूसरी कोई चीज भी नहीं, क्योंकि अब वेनम एमसीयू की यूनिवर्स का हिस्सा है और ऐसे में छोटे छोटे टीज उसके यूनिवर्स से रिलेटेड रहेगी तो उसमें भी काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये कनेक्शन किस तरीके का होगा उसकी डिटेल आपको वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन की एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मिल जाएगी, जिस बात को यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिपीट ना करते हुए बस आपको उसका हिंट दे देता हूँ कि आगे चलकर इन सिम्बाइट्स से रिलेटेड हमें हिस्ट्री थॉर द रैग्नारोक में भी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का विलेन गॉर द गॉड बुचर अपने जिस आइकॉनिक वेपन को यूज करने वाला है उसकी टेक्नोलॉजी भी सिम्बाइट्स की है, जिसे हेला ने भी यूज किया है। तो अगर आपको वो डिटेल जाननी है तो वेनम की पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो आपका इंतजार कर रही है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। तो अब आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई कि एबनी ब्लेड पूरी तरीके से कस्टर्ड है और उसे यूज करने वाला भी, जिसे होल्ड और ज्यादा यूज करने वाले की हालत बुरी से बुरी होती हुई चली जाती है। और अब आप डेफिनेटली इस बारे में भी पूछोगे कि कितनी बुरी, तो उसका रेफरेंस हमें नेटफ्लिक्स की कर्स सीरीज में मिला था, जिस सीरीज की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि उस सीरीज में जादूगर मर्लिन का क्या हाल हुआ था एक्सकैलिबर को होल्ड करने के बाद, और उसकी हिस्ट्री उस एक्सकैलिबर से रिलेटेड कितनी ज्यादा करप्ट और काफी ज्यादा वायलेंस रही है। ये बात तो आपने उस शो को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली होगी, जो शख्स को करप्ट होने के साथ साथ इमोर्टैलिटी की भी पावर देती है। लेकिन डैन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना जानता है कॉमिक बुक में, इसलिए वो अवेंजर्स के साथ साथ बाकी और भी एमसीयू की सुपर हीरोज की टीम का हिस्सा रह चुका है, जिसमें डिफेंडर्स, अल्ट्रा फोर्स, हीरोज ऑफ हाई और MI13 जैसी टीम शामिल है, जिसमें से मैं इस कैरेक्टर को अगर एमसीयू के किसी ग्रुप में देखना चाहता हूँ तो वो नाम MI13 का रहेगा, बाकी और दूसरे किसी भी ग्रुप का नहीं। और मुझे इस कैरेक्टर के इसी ग्रुप में होने के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं फिलहाल तो, जिसके बारे में मैं बस आपको थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड से रिलेटेड कर्स का किस्सा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कैसे तो उस पर भी आ जाते हैं। वेल तो फिल्म के उस एंडिंग क्रेडिट सीन में हम डैन को जिस स्वॉर्ड के बॉक्स को ओपन करते हुए देखते हैं उसके बाहर हमें डेथ इज माय रिवॉर्ड लिखा हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली यही बताती है कि इस स्वॉर्ड को छोड़ने पर ही ब्लैक नाइट का कैरेक्टर मर सकता है। अब वैसा छोड़ना नहीं कि इस स्वॉर्ड को उठाया और जमीन पर रख दिया तो वो वीक होकर मारा जाएगा। वेल ये स्वॉर्ड भी थॉर के म्योलनर की ही तरह काम करती है एमसीयू में, जो कहीं पर भी होगी तो डैन के बुलाने से उसके पास पहुंच जाएगी, और जब तक डैन या फिर कह लो ब्लैक नाइट उसे दिल से नहीं छोड़ेगा तब तक ये स्वॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर वो सही राह पर चलता रहा तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है कि वो स्वॉर्ड उसे गलत राह दिखाए। हालांकि हम उस सीन में डार्क फोर्स की आवाजों को सुन सकते हैं जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। और कॉमिक बुक में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जिस पॉइंट में डैन ने इस एबनी ब्लेड को छोड़ दिया था और उसके बदले उसने लिटरली लाइट सेबर उठाई थी। लेकिन नहीं, इसका कनेक्शन स्टार वार्स के यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक रेफरेंस है जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसलिए उस टाइम पर फिल्म की पॉपुलैरिटी के हिसाब से मार्वल वालों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था ताकि नाइट किंग का कैरेक्टर कूल ड्रेसिंग के साथ साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगे। और अब आ जाते हैं मेरे डाउट पर, यानी कि MI13 पर, कि ब्लैक नाइट के चांसेस इसी ग्रुप को ज्वाइन करने के क्यों है। कल तो वो जो आवाज हम उसमें डैन से यही पूछते हुए सुनते हैं कि वो श्योर है, तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ऑफिशियली कंफर्म की गई मार्शल अली एके ब्लेड की है, जिस बात की कंफर्मेशन फिल्म की खुद डायरेक्टर ने की है कि मार्शल अली से एक छोटे से वॉइस का कैमियो दिलवाया गया है, यानी कि टीज, जिनसे फैंस को हिंट मिले ब्लैक नाइट के कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि कॉमिक बुक में भी इन दोनों का टीम अप वैम्पायर्स को मारने का कुछ इसी तरीके का हुआ था, जिसमें इन लोगों ने कई सारे वैम्पायर्स को अपने हाथों से एक अच्छा टीम अप कर ही मारा था। यानी कि डैन के कैरेक्टर के फ्यूचर में दिखने के चांसेस लेट फिल्म में है, थॉर लव एंड थंडर में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसी फिल्म में हम एक रेफरेंस वैम्पायर से रिलेटेड भी देखते हैं, वो भी तब जब कॉन्गो से मिलने के लिए उसके दोस्त उस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कॉन्गो अपने पास का एक इंसिडेंट बताता है जिस पास में उसके वर्जन के बटलर यानी कि करुण ने उससे वैम्पायर समझ लिया था। तो ये भी एक अच्छा खासा रेफरेंस है यही बताने का कि डैन का कैरेक्टर हमें लेट के ही यूनिवर्स में जल्दी नजर आने वाला है। यानी कि डैन पहले खुद को समझेगा अपने खानदान की उस कर्स्ड स्वॉर्ड को, जिसे सोचने समझने के बाद ही वो अपने मिशन पर निकल सकता है। वो मिशन जिस मिशन में उसकी गर्लफ्रेंड फिलहाल तो सेलेस्टर के कब्जे में है और वहाँ का रास्ता सिवाय पिप द ट्रोल और थैनोस के भाई स्टार फॉक्स के अलावा दूसरे और किसी को भी नहीं पता। इसलिए फिल्म के एंड में हमें इटर्नल्स विल रिटर्न करके एक छोटा सा टीज दिया गया है, जो टीज फिल्म के सीक्वल का नहीं बल्कि इटर्नल्स के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स की बाकी दूसरी फिल्मों में दिखाने का है, जिसके खास करके चांसेस तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 फिल्म में होने के बहुत ज्यादा है, जिस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर बंदा हाजिर है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस ग्रुप में फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और फिर क्या, मिलता हूँ आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज की डिटेल्स के साथ, और तब तक के लिए बाय।